नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। इस चैनल के माध्यम से हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक कवर कर रहे हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी को, भारतीय राज व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 5, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है हमने। तो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो भारत की जो इस समय मौजूदा जो राज्य हैं और जो उसकी यूनियन टेरिटरीज हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको समझेंगे। तो एक उसका सब टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इससे शुरुआत करेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय में और उससे पहले भारत के अंदर 552 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, यानी कि देशी रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, यहां जो इंटीग्रेशन है उनके इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। इन 552 रियासतों को भारत के साथ जोड़ा गया। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय भारत दो पॉलिटिकल यूनिट्स में डिवाइड था। एक यूनिट थी ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिन पर अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था, ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था, वो खुद शासन करते थे गवर्नर्स के थ्रू। और जो सेकंड पॉलिटिकल यूनिट थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स, जहां पर भारत के जो देसी राजा थे, जो नेटिव प्रिंसेस थे, उनके द्वारा रूल किया जाता था, बट सब्जेक्ट टू द पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस बट सब्जेक्ट टू द पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को के अंडर रहकर रूल करना स्वीकार किया हुआ था। उन्होंने पैरामाउंसी ऑफ ब्रिटिश क्राउन को एक्सेप्ट किया हुआ था। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत को आजाद करने के लिए जो कानून लाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसके द्वारा जितनी भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उनको आजादी दी गई और उनको दो सेपरेट इंडिपेंडेंट टू नेशंस में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। क्रिएटेड टू इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट डोमिनियंस, दो देश बना दिए गए सेपरेट, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा ये दो अलग अलग राष्ट्र बनाए गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जिन पर नेटिव प्रिंसेस का रूल था, जिनकी संख्या 552 थी, उनको यह ऑप्शन दिया गया कि 3 ऑप्शन दिए गए उनको। एक ऑप्शन दिया गया कि वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन था अगर वो चाहें तो पाकिस्तान को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन था वो था वो इंडिपेंडेंट खुद का अपना अलग राष्ट्र भी बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। 3 ऑप्शन थे, एक कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिपेंडेंट खुद का एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो टोटल रियासतें थी 552 देशी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थी। इन 552 रियासतों में से, प्रिंसली स्टेट्स में से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो बाकी 3 बच गई, रिमेनिंग 3 रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन इंडिया। उन्होंने इंडिया को ज्वाइन नहीं किया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि वो भारत में शामिल नहीं होंगी। आफ्टर अ कोर्स ऑफ टाइम दीज 3 वर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद इंडिया। इन 3 को भी भारत में शामिल कर लिया गया। कैसे किया गया? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, जो कि काफी बड़ी और स्ट्रॉन्ग रियासतें थी, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने वाला ऑप्शन चुना। हैदराबाद को इंडिया में शामिल किया गया बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन। पुलिस एक्शन के द्वारा
हैदराबाद पर को इंडिया में शामिल किया गया। जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ को बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम इसके द्वारा इंडिया में शामिल किया गया। रेफरेंडम यानी कि मतदान, बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम मतदान के द्वारा इंडिया में शामिल किया गया जूनागढ़। जूनागढ़ वहां पर वोटिंग कराई गई, तो वहां की जो आवाम है, लोग हैं, उन्होंने इंडिया को चुना कि इंडिया में शामिल होंगे हम। देन जूनागढ़ को इंडिया में शामिल कर लिया गया। कश्मीर, कश्मीर को भी इंडिया में शामिल किया गया बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के उस समय के जो राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, राजा हरि सिंह, उनके हस्ताक्षर करवा के इंडिया में शामिल कर लिया गया कश्मीर को। तो ये एक डॉक्यूमेंट था जिस पर साइन हुए थे, जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, तो ये तीनों रियासतें भी इंडिया में शामिल हो गई। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, देन 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्टेट्स थी उनको क्लासिफाई किया हुआ था, 4 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। ठीक है, धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी। तो ये जो एक इंटीग्रेशन था प्रिंसली स्टेट्स का, देशी रियासतों का एकीकरण था, तो ये प्योरली एन एड होक अरेंजमेंट था, यानी एक अस्थाई एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था थी, एक अचानक एक इमरजेंसी में लिया गया एक अरेंजमेंट था, किया गया डिसीजन था, क्योंकि देश एकदम आजाद हुआ था। 552 रियासतें थी जिनको एक ही साथ भारत में जोड़ लिया गया उस समय। तो ये एक अस्थाई अरेंजमेंट था। देन देश के अलग अलग क्षेत्रों में से, विशेषकर दक्षिण भारत में से, ये मांगे उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का दोबारा पुनर्गठन किया जाए। डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, बेसिकली particularly from South India, that the reorganization of states on linguistic basis। ठीक है, तो जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, एक आयोग का गठन किया, कमीशन का गठन किया, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धर। क्योंकि एस.के. धर इसके चेयरमैन थे इस आयोग के, तो इसलिए ये फेमस नाम है धर कमीशन। ठीक है, किस लिए बनाया गया? टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस, ये देखने के लिए, इस चीज को जांचने के लिए कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का निर्माण करना फिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा। देन दिसंबर 1948 में कमीशन की रिपोर्ट आई और उसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर, कि जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का जो पुनर्गठन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए होना चाहिए, प्रशासनिक सहूलियतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। तो उन्होंने भाषा के आधार पर स्टेट्स का जो निर्माण है, पुनर्गठन है, उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस फैसले के बाद, इस रिपोर्ट के बाद, इस रिकमेंडेशन के बाद लोगों के अंदर, क्षेत्र साउथ इंडिया के अंदर खास तौर पर बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट देखने को मिली, नाराजगी, आक्रोश देखने को मिला। ठीक है, तो इसके बाद एक और कमेटी का, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी का दोबारा से गठन करना पड़ा, अपॉइंटमेंट की गई अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमेटी की कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, तो इस कमेटी का जो नाम था वो था जेवीपी कमेटी, बिकॉज 3 मेंबर कमेटी थी ये, जिसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्हीं के नाम से ही जेवीपी, जवाहर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन्हीं के नाम से कमेटी का नाम है। तो इनकी रिपोर्ट आई अप्रैल 1949 में। इस
कमेटी ने भी फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। हाउएवर इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स्ड टू क्रिएट फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट। उनको पहली भाषा आधारित राज्य का निर्माण करना पड़ा, मजबूरी में, जबरन। और उस स्टेट का नाम था आंध्रा स्टेट। आंध्रा स्टेट बनाई गई मद्रास स्टेट में से तेलुगु भाषाई क्षेत्रों को अलग करके। देखिए, बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास स्टेट, ठीक है। ऐसा क्यों करना पड़ा, जबरन स्टेट क्यों बनानी पड़ी? बिकॉज दिस फॉलोड अ प्रोलॉन्ग्ड पॉपुलर एजिटेशन एंड डेथ ऑफ पोटी श्री रामुलु, who is a congressperson standing after a 56-day hunger strike for the cause, ठीक है। मतलब एक बहुत लंबे समय से एक जन आंदोलन चल रहा था। उस जन आंदोलन में कांग्रेस का एक पर्सन वो 56 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई, जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु, ठीक है। वो आंध्रा स्टेट के लिए ही हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, ठीक है। तो इससे उनकी मृत्यु हो गई। इसलिए मामले को थोड़ा ठंडा रखने के लिए, आंदोलन और ज्यादा तेज ना हो, तीव्र ना हो, तो उनको ऐसा करना पड़ा, आंध्रा स्टेट बनानी पड़ी, ठीक है। देन फर्स्ट स्टेट, वो भी लैंग्वेज बेस्ड बनने के बाद डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट इंटेंसिफाइड द डिमांड फ्रॉम अदर रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन दिसंबर 1953 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट 3 मेंबर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैजल अली, जिसके चेयरमैन फैजल अली थे। इसलिए इस कमीशन का, इस आयोग का नाम पड़ा फैजल अली कमीशन। किस लिए बनाई गई है? टू री एग्जामिन द होल क्वेश्चन, ठीक है, कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाना चाहिए या नहीं, ठीक है। देन इस कमीशन की भी जो रिपोर्ट आई सितंबर 1955 में, इस कमीशन ने ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया कि लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का बेस हो सकती है। मतलब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का, राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, ठीक है। ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, बट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट्स। देखिए, भारत के अंदर इतनी सारी भाषाएं हैं, तो अगर इस थ्योरी के हिसाब से चलें तो हर भाषा के लिए एक राज्य का निर्माण करना पड़ेगा। तो ऐसे तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा राज्य हो जाएंगे, जो कि संभव भी नहीं है, ठीक है। तो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। देन यूनिटी ऑफ इंडिया रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन इन रीड्रॉइंग कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट्स, यानी कि फैजल अली कमीशन का ये मत था कि जब भी कभी भारत के अंदर न्यू पॉलिटिकल यूनिट बनाई जाए या फिर राजनीतिक इकाइयों का पुनर्गठन किया जाए, तो जो देश की एकता है, जो यूनिटी ऑफ इंडिया है, उसको सर्वोपरि रखा जाए, उसको प्राइमरी कंसिडरेशन में रखा जाए, ठीक है। तो ये फैजल अली कमीशन का मत था, व्यूज थे, ठीक है। देन फैजल अली कमीशन ने आइडेंटिफाइड किए ऐसे 4 मेजर फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखकर ही किसी भी स्टेट का पुनर्गठन करना चाहिए। फैजल अली कमीशन आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर्स दैट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट in any scheme of
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए पहला क्या फैक्टर है, वो है प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी, कि देश की जो एकता है वो मजबूत हो और उसको उसकी रक्षा भी की जा सके। ठीक है, इस बात को हमने ध्यान में रखना है। देन सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सुरक्षा भी बनी रहे। ठीक है। सेकंड है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, इसको भी हमने ध्यान में रखना है कि जो न्यू स्टेट बना रहे हैं उसकी क्या लैंग्वेज है, कैसी संस्कृति है, संस्कृति आपस में मेल खाती है या नहीं खाती, एरिया जिसको हम एक स्टेट बना रहे हैं। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल, सांस्कृतिक समानता, कल्चरल होमोजेनिटी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। थर्ड फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, इनको भी ध्यान में रखना है कि जो हम न्यू स्टेट बनाने जा रहे हैं उसके अंदर मुख्य व्यापार क्या है, मुख्य आमदनी का सोर्स क्या है। जैसे पंजाब हरियाणा का मुख्य आमदनी का सोर्स है एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू जो कृषि का विकास हुआ, किसानों ने जो उन्नति करी, उससे पशुपालन का जो विकास हुआ, और पशुपालन और कृषि से संबंधित जो व्यापार था, जो ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और जो कृषि संबंधित जो इक्विपमेंट्स, औजार थे, उनका जो उद्योग स्थापित हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, तो उससे जैसे स्टेट्स का विकास हुआ, वो बात की गई है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक और प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन को भी ध्यान में रखा जाए। देन फोर्थ है प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल। कि स्टेट के अंदर, हर स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी भलाई, वेलफेयर को की प्रमोशन और उनकी प्लानिंग, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, और एज वेल एज ऑफ द नेशन एज अ होल, और पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखा जाए। ठीक है, तो इन 4 मेजर फैक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया गया फैजल अली कमीशन के द्वारा। देन फैजल अली कमीशन की एक और रिकमेंडेशन थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट्स हैं जो दर्शाई गई हैं, और उनको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, इनको एबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और 2 तरह की ही कैटेगरी रखी जाए, एक तो स्टेट्स की, दूसरी यूनियन टेरिटरीज की, एक राज्य, दूसरे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसको फिर इंप्लीमेंट किया गया कुछ फेरबदल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बाय स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। मतलब जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है उसको लाया गया और संविधान में संशोधन किया गया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 लाया गया। देन इसके थ्रू जो पार्ट ए और पार्ट बी की स्टेट्स थी उनको मर्ज कर दिया गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी को मर्ज कर दिया गया, एक कर दिया गया। पार्ट सी को एबोलिश्ड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, पार्ट सी को खत्म कर दिया, और जो पार्ट सी की जो स्टेट्स थी उन स्टेट्स को, छोटी छोटी रियासतें थी वो, उनको कुछ को तो यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, और जो बाकी पार्ट सी की स्टेट, छोटी छोटी रियासतें थी, स्टेट्स थी, जैसे भोपाल को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, तो उन छोटी छोटी स्टेट्स को साथ में लगती हुई बड़ी स्टेट्स के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, 1956 के समय में, नवंबर 1 1956, उस समय में 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा, बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 को अनेक्ट करके। ठीक है, देन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बॉम्बे स्टेट, मैसूर स्टेट,
पंजाब स्टेट और राजस्थान स्टेट को बनाया गया 1956 के इस कानून के द्वारा। और एक यूनियन टेरिटरी भी बनाई गई, लक्षद्वीप मिनिकॉय इमनी दीवी आइलैंड्स, जिसको आज की डेट में लक्षद्वीप बोला जाता है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। त्रावणकोर कोचिन स्टेट को मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट के साथ और दक्षिण कन्नड़ के साथ मर्ज करके जोड़ करके केरला स्टेट बनाई गई है। ठीक है, आंध्रा स्टेट को तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ हैदराबाद के साथ जोड़ दिया गया और आंध्र प्रदेश स्टेट बनाई गई। विंध्य प्रदेश को भोपाल स्टेट के साथ और मध्य भारत स्टेट के साथ मर्ज कर दिया गया और मध्य प्रदेश स्टेट बनाई गई। देखिए, भोपाल जो आज की डेट में मध्य प्रदेश की कैपिटल है, वो कभी भोपाल एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, स्टेट हुआ करती थी, जिसको बाद में विंध्य प्रदेश और मध्य भारत स्टेट के साथ जोड़ दिया गया और मध्य प्रदेश स्टेट बनाई गई थी 1956 में। कच्छ को सौराष्ट्र स्टेट के साथ मर्ज किया गया और बॉम्बे स्टेट बनाई गई। कुर्ग स्टेट को मैसूर के साथ मर्ज कर दिया गया, मैसूर स्टेट बन गई। पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इस पटियाला को पंजाब के साथ मर्ज कर दिया गया और पंजाब स्टेट बनाई गई। अजमेर जो कि एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी, उस अजमेर स्टेट को राजस्थान के साथ मर्ज कर दिया गया और राजस्थान स्टेट आज की हम देख रहे हैं। जो लक्षद्वीप मिनिकॉय इमनी दीवी आइलैंड्स, ये कभी मद्रास स्टेट का पार्ट हुआ करती थी, इसको फिर मद्रास स्टेट से अलग कर दिया गया और सेपरेट इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। आज की डेट में लक्षद्वीप बोला जाता है इस यूनियन टेरिटरी को। ठीक है, तो ये तो थी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनी हुई स्टेट्स। देन इस 1956 एक्ट के बाद भी बहुत सारी स्टेट्स बनाई गई हैं और अब तक बनती आ रही हैं। तेलंगाना लास्ट स्टेट है इंडिया की जो बनी है, लेटेस्ट स्टेट। ठीक है, न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956। ठीक है, क्यों बनाई जा रही हैं? देखिए, ड्यू टू पॉपुलर एजिटेशन एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। देखिए, राजनीतिक स्थितियां कुछ तो ऐसी हैं, दूसरी लैंग्वेज के आधार पर न्यू स्टेट्स बननी चाहिए, उसको लेकर जन आंदोलन समय समय पर चलते आ रहे थे। ठीक है, जिसके कारण से न्यू स्टेट्स बनानी पड़ी। कई बड़ी बड़ी स्टेट्स को उसके पार्ट को, उसके एरिया को सेपरेट करके न्यू स्टेट्स बनानी पड़ी। रिजल्ट बाइफर्केशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स को तोड़ करके दो स्टेट बनानी पड़ी। देखिए, बॉम्बे स्टेट बनाई गई थी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। उसी बॉम्बे स्टेट को, जो कि बाइलिंगुअल स्टेट थी, एक तरफ तो मराठी स्पीकिंग पीपल थे और दूसरी तरफ गुजराती स्पीकिंग पीपल लोग थे, वो दोनों एक साथ रहते थे। बॉम्बे स्टेट में गुजराती और मराठी बोली जाती थी, इसलिए वो बाइलिंगुअल स्टेट थी। तो आंदोलन हुए, पॉपुलर एजिटेशंस हुए, जन आंदोलन हुए, तो बॉम्बे स्टेट को डिवाइड करना पड़ा टू पार्ट्स में। गुजराती स्पीकिंग एरिया को गुजरात बना दिया गया और मराठी स्पीकिंग एरिया को महाराष्ट्र बना दिया गया। ठीक है, जो बॉम्बे नाम था वो बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी हो गई, जिसको आज की डेट में मुंबई बोला जाता है। ठीक है, देन गुजरात जो थी वो 15th स्टेट बनी इंडिया की। गुजरात इज द 15th स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, देन दादर एंड नगर हवेली, जो कि आज की डेट में एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, दादर एंड नगर हवेली 1954 तक पुर्तगालियों के पास थी, पुर्तगालियों के पास थी। देश आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन ये दादर एंड नगर हवेली 1954 तक पुर्तगालियों के पास थी, पोर्तुगीज।
देन इसको इंडिया को सौंप दिया गया। ठीक है, तो ये एक एक्वायर्ड टेरिटरी रही इंडिया के पास। देन 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के द्वारा इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। देखिए 1954 के बाद इसको हस्तांतरित कर दिया गया इंडिया को। देन इंडिया ने इसको एक्वायर्ड टेरिटरी के रूप में रखा। देन 1961 में 7 सालों बाद जाकर के इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, देन ये जो दादर एंड नगर हवेली है इसको 2020 में, अभी रिसेंटली 2020 में मर्ज कर दिया गया दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी के साथ। 2 यूनियन टेरिटरी अलग अलग, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया 2020 में। एक्ट कानून बनाया गया था 2019 में। देखिए इन दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 2019, इसके द्वारा दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसको लागू किया गया 2020 में। ठीक है, देन दादर एंड नगर हवेली हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे गोवा, दमन एंड दीव को। देखिए गोवा, दमन एंड दीव ये कभी तीनों एक साथ 3 टेरिटरीज हुआ करती थी। ठीक है, इंडिया एक्वायर्ड फ्रॉम पोर्टुगीज बाय मींस ऑफ पुलिस एक्शन 1961 इन 1961। देखिए देश आजाद हुआ था 1947 में और 1961 तक गोवा और दमन एंड दीव ये पुर्तगालियों के पास थी, पोर्तुगीज। देन 1961 में बाय मींस ऑफ पुलिस एक्शन के द्वारा इंडिया ने इसको एक्वायर किया था पुर्तगालियों से। ठीक है, देन 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। इसको गोवा, दमन एंड दीव, इन तीनों को, इन 3 टेरिटरीज को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला था। पहले ये एक साथ थी। ठीक है, देन 1987 में गोवा को स्टेट का दर्जा दे दिया गया। गोवा बिकेम स्टेटहुड पोजीशन और दमन एंड दीव को सेपरेट कर दिया गया गोवा से 1987 में ही, और दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और उसके बाद का तो आपको पता चल ही गया है कि आज की डेट में दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली दोनों को मर्ज कर दिया गया है और ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। ठीक है ना। देन बात करेंगे पुडुचेरी की। पुडुचेरी, इसके अंदर 4 अलग अलग टेरिटरीज आ जाती हैं। पुडुचेरी मेन जो है, कराईकाल, माहे एंड यनम। इन चारों टेरिटरी में फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट्स थी। ठीक है, देन फ्रेंच हैंडेड ओवर इन 1954। फ्रेंच ने इंडिया को इसको 1954 में हस्तांतरित कर दिया था भारत को। देन बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के द्वारा इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। देखिए पुडुचेरी के अंदर ये चारों टेरिटरी आती हैं। 1954 में तो इसको इंडिया के पास ये आ गई, उसको एक्वायर्ड टेरिटरी बनाकर रखा 8 साल तक। देन 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। ठीक है, देन नागालैंड 1963 में बनी। नागा हिल्स और यूनसांग एरिया जो कि असम स्टेट में हुआ करता था, इस नागा हिल्स एंड यूनसांग एरिया को मर्ज करके नागालैंड स्टेट बनाई गई। नागालैंड स्टेट भारत की 16th स्टेट थी। ठीक है, ये क्यों बनाई गई? टू सेटिस्फाई मूवमेंट ऑफ हॉस्टाइल नागाज। ठीक है, उनका आंदोलन चल रहा था, उसको शांत करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए नागा पीपल्स को नागालैंड स्टेट बनानी पड़ी।
देन हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। 1966 में शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पर, सिफारिश पर, पंजाब का जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसको पंजाब से अलग करके हरियाणा बना दिया। साथ में एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई, चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है आज भी। और पंजाब का जो पहाड़ी एरिया था, हिली एरिया था, उसको साथ में लगती हुई यूनियन टेरिटरी हिमाचल प्रदेश, उसके साथ जो पंजाब का हिली एरिया था उसको हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ दिया गया। 1966 में हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी थी। बाद में उसको 1971 में उसको, हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड पोजीशन मिली, स्टेट का दर्जा मिल गया। ठीक है। इसके बाद हरियाणा जो है 17th स्टेट बनी इंडिया की, और हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट बन गई। ठीक है। देन सवाल यह उठता है कि हरियाणा क्यों बनाना पड़ा? वाई क्रिएट हरियाणा? देखिए, अकाली दल जिसके लीडर थे मास्टर तारा सिंह, तो मास्टर तारा सिंह की अध्यक्षता में अकाली दल की एक मांग थी, डिमांड थी कि वो चाहते थे सेपरेट सिख होमलैंड, पंजाबी सूबा, एक ऐसा स्टेट जहां पर सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती हो, पंजाबी। यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब वो बनाना चाहते थे। ठीक है। इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके हरियाणा बना दिया। एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई, चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। और जो पहाड़ी एरिया था जहां हिमाचली बोली जाती थी उसको हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया और सूबा बनाया गया पंजाबी सूबा। यूनिलिंगुअल, जहां एक भाषा बोली जाती है, यूनिलिंगुअल, नॉट बायलिंगुअल, यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया, शाह कमीशन 1966 की रिकमेंडेशन पर। ठीक है। देन मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये पहले असम का एरिया था, देन इनको अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को। देन 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को स्टेट का दर्जा मिल गया, यानी स्टेटहुड पोजीशन मिल गई। ठीक है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश के बाद मणिपुर 19th स्टेट बनी इंडिया की, त्रिपुरा 20th स्टेट, मेघालय 21st स्टेट। देन जो नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम था, ये न्यू यूनियन टेरिटरी बनाई गई। देखिए, असम में से, असम का जो एरिया था, कुछ एरिया जो था जिसको नेफा बोला जाता था, नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है। इसी नेफा में से कुछ पार्टीशन करके अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ठीक है। देन बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी 1947 तक। उसके बाद 1947 के बाद प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी जिस पर शासन चौग्याल का था, रूल्ड बाय चौग्याल्स। ठीक है। देन आफ्टर 1947 सिक्किम प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बन गई, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सिक्किम के डिफेंस को, एक्सटर्नल अफेयर्स को और कम्युनिकेशन को देखता था।
ठीक है। देन 1974 में सिक्किम के लोगों ने डिमांड की, अपनी इच्छा जाहिर की, डिज़ायर कि वो इंडिया के साथ और ज़्यादा एसोसिएट होना चाहते हैं, ग्रेटर एसोसिएशन चाहते हैं। देन 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया गया। ये एक न्यू कैटेगरी बनाई गई थी, ये कोई नॉर्मल स्टेट नहीं थी, भारत की कोई नॉर्मल स्टेट नहीं थी, बल्कि एक न्यू कैटेगरी बनाई गई, एसोसिएट स्टेट। सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। इसी के तहत आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू आर्टिकल बनाया, ऐड किया गया, आर्टिकल 2A, और 10th शेड्यूल ऐड किया गया। 10th शेड्यूल में सिक्किम और इंडिया से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई थी, और आर्टिकल 2A एसोसिएट स्टेट से रिलेटेड कैटेगरी थी। ठीक है, तो 1974 में एसोसिएट स्टेट बना दिया सिक्किम को। उससे भी जो लोग थे सिक्किम से फुली सेटिस्फाइड नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। देन 1975 में एक रेफरेंडम करवाया गया, रेफरेंडम यानी मतदान करवाए गए। तो वहाँ की जो जनता है उन्होंने मत के द्वारा उन्होंने वोट किया कि जो चोगयाल रूल है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ चोगयाल है, उसको एबोलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है। देन 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 आ चुका था। देन 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 लाया गया, पार्लियामेंट के द्वारा अनेक्ट किया गया, संविधान में दोबारा से संशोधन किया गया, और सिक्किम को स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, सिक्किम 22nd स्टेट बनी इंडिया की, और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई, अमेंड किया गया 1st and 4th शेड्यूल को। 1st शेड्यूल जिसके अंदर भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं और अदर टेरिटोरियल एक्सटेंट है उसका, वो 1st शेड्यूल में दिया हुआ है, पूरी स्टेट लिस्ट दी हुई है। तो अमेंडमेंट करके स्टेट 1st शेड्यूल की जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर सिक्किम को नाम दर्ज कर दिया गया एज अ 22nd स्टेट। ठीक है, और जो 4th शेड्यूल है इसके अंदर एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा उससे रिलेटेड है। जो सीट दी जाती हैं हर स्टेट में से कुछ सीट तय की जाती हैं और उन्हें राज्यसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाता है प्रतिनिधियों को। तो 4th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा से रिलेटेड है, उसमें भी संशोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया, और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 371F। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम। ठीक है, इसी 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा ये सब ऐड किया गया और इसे खत्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया, रिपील्ड बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। देखिए, जो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के द्वारा ये आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था, इसको खत्म कर दिया, रिपील कर दिया। ना कोई एसोसिएट स्टेट रही, ना आर्टिकल 2A रहा, ना 10th शेड्यूल रहा। 35th के द्वारा जो भी अमेंडमेंट की गई थी उसको खत्म कर दिया, और एक 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 एक फ्रेश एक्ट ला करके रिपील कर दिया गया इन सब को। ठीक, और ये सब ऐड करके अमेंडमेंट करके सिक्किम को स्टेटहुड पोजीशन मिल गई। देन इन 1987 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा, जो कि इंडिया की यूनियन टेरिटरीज होती थी,
उनको स्टेटहुड पोजीशन मिल गई, यानी स्टेट का दर्जा मिल गया। मिजोरम इंडिया की 23rd स्टेट बनी, अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट बनी और गोवा 25th स्टेट बनी। देखिए, गोवा, दमन एंड दीव, ये तीन एक साथ यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। देन गोवा में से दमन एंड दीव को अलग कर दिया गया और दमन एंड दीव को सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया और गोवा को स्टेट का दर्जा दे दिया गया। सेपरेट स्टेट बन गई गोवा, दमन एंड दीव से अलग हो करके। ठीक है। देन इन 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड ये तीन न्यू स्टेट्स बनी। छत्तीसगढ़ 26th स्टेट बनी इंडिया की, उत्तराखंड 27th, झारखंड 28th। ठीक है। छत्तीसगढ़ क्रिएटेड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से निकला है, बिहार में से झारखंड निकला है, अलग स्टेट बन गई झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। ठीक है। देन इन 2014 तेलंगाना स्टेट बनी, क्रिएटेड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, कुछ क्षेत्र को सेपरेट करके, अलग करके तेलंगाना स्टेट बनी, जो कि इंडिया की 29th स्टेट है। ठीक है। आंध्रा स्टेट एक्ट 1953 के द्वारा भारत के अंदर पहली लैंग्वेज बेस्ड स्टेट बनाई गई थी। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया, आंध्रा स्टेट। ठीक है। देन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा आंध्रा स्टेट को तेलुगु स्पीकिंग एरिया ऑफ हैदराबाद के साथ मिला करके, मर्ज करके आंध्र प्रदेश स्टेट बनाई गई। देन इसकी कैपिटल हैदराबाद थी। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के द्वारा अभी 2014 में ही आंध्र प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर दिया। एक स्टेट बना दी सेपरेट तेलंगाना और दूसरी आंध्र प्रदेश। देन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, आज की डेट में ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये दोनों एक होते थे और इसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था और उसका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी था अपना खुद का, अंडर आर्टिकल 370। देन इन 2019 आर्टिकल 370 वाज एबोलिश्ड। ठीक है, उसको खत्म कर दिया गया बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो था उसका क्या नाम था? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। देन फर्दर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पार्टीशन कर दिए और उन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया। स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। देन आज़ादी के बाद से अब तक ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके नेम भी चेंज हुए हैं। जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस, उसका नाम 1950 में नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। देन मद्रास का नाम 1969 में तमिलनाडु रख दिया गया। मैसूर स्टेट का नाम 1973 में कर्नाटका रखा गया। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनी दीवी आइलैंड्स
जो कि यूनियन टेरिटरी थी, उसका नाम चेंज किया, लक्षद्वीप रख दिया 1973 में। आज की डेट में ये यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। दिल्ली, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया गया बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा। 1991 में उत्तरांचल को 2006 में उत्तराखंड नाम रख दिया उसका। पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुडुचेरी रखा गया 2006 में। देन ओडिशा, इसका नाम चेंज किया गया 2011 में और रखा गया ओडिशा। ठीक है, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।